हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि नॉर्मलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने मोलरिटी और मोललिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो वे है वो नॉर्मलिटी है। तो आज मैं नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जितने भी सोल्यूशंस जो है लैब में बनाए जाते हैं ज़्यादातर नॉर्मलिटी, मोलरिटी या फिर मोललिटी के ऊपर की बनाई जाती हैं। तो नॉर्मलिटी जो है एक बहुत ही अच्छा है, मतलब ये भी एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक वे है। तो व्हाट इज़ नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी के बारे में बात करें तो नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये होती है नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। तो ये आ गया ऊपर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आ गया वॉल्यूम ऑफ लीटर इन, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या फिर एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये नॉर्मलिटी होता है। नॉर्मलिटी जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके जो यूनिट बनेगा, ऊपर आप देख रहे हो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट्स। और लीटर जो है वॉल्यूम सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन जो होता है, वॉल्यूम सोल्यूशन जो है दैट इज इन लीटर में होता है, सभी को पता है। तो लीटर यहाँ पे नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये लीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये यूनिट बन गया किसका? नॉर्मलिटी का जो यूनिट है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, और लीटर ऊपर गया इसलिए लीटर इन्वर्स। तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई नॉर्मलिटी का जो यूनिट होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स होता है। और यदि मैं बात करूं कि यदि क्वेश्चन में आप लोगों का जो सोल्यूशन जो है वो किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, जो सोल्यूशन जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आपने मिलीलीटर को कैसे करना है? तो मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे नीचे लीटर होता है, इसलिए आप यदि क्वेश्चन में आपको जो है वॉल्यूम सोल्यूशन इन मिलीलीटर में दिया, तो आपने इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? यदि 250 मिलीलीटर सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने किस में करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 250 ओवर कितना करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा, पता है ना सभी को। तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए 250 जो है, जैसे वॉल्यूम सोल्यूशन जो है 250 नीचे आ जाएगा और ये 1000 जो है ऊपर आ जाएगा, बिकॉज दिस जो सोल्यूशन जो है, जो मिलीलीटर में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मिलीलीटर, वो सोल्यूशन जो है मिलीलीटर की जगह वो किस में एक्सप्रेस हो जाएगा? लीटर में। सो दैट इज द रीजन, जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है मिलीलीटर में दिया होगा तो ऊपर जो है मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम जो नॉर्मलिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। तो यदि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तो जितना मिलीलीटर दिया है उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे सपोज करो 250 दिया था, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे 1000 आना था, तो वो कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सोल्यूशन है उसको मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? लीटर में, इसलिए वो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने बात की मिलीलीटर के, जब हमने नॉर्मलिटी को मिलीलीटर के हिसाब से एक्सप्रेस किया तो ऊपर आपने देखा कि 1000 से मल्टीप्लाई किया। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब टर्म आ रही है बच्चों के लिए कि भाई ये चलो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो उनको पता है कि वॉल्यूम सोल्यूशन क्या होता है, 250 हो सकता है, 500 मिलीलीटर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर ये ऊपर जो बोला हुआ है कुछ अजीब सी बात बोली हुई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। अब बच्चे डाल रहे होंगे, डर रहे होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने देख लेना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे नंबर जैसे ऊपर दिया हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बोला हुआ है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, तो ये यूनिट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बच्चे? ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? अजीब सी बात लग रही होगी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा? तो बच्चे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट जो है वो किसके इक्वल होगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट जो है दिस विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट किस में होगा? सभी को पता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में आएगा, इन ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट इन किस में आ रहा है? ये ग्राम में आ रहा है, इन ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर इक्वल मास,
मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो वही हो गया कि सोल्यूशन में जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है 20 ग्राम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड या 40 ग्राम दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल सी बात क्लियर होगी कि मास ऑफ सोल्यूट दैट इज इन ग्राम, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम दिया है, 2 ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपका 2 ग्राम दिया हुआ है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम दिया है, तो ये क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, पर अब बात ये है कि बच्चों यहाँ पे बोला है, नीचे एक टर्म बोली है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है? ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बच्चों, इक्विवेलेंट मास जो होता है, एसिड और बेस के बारे में बात कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड जो है वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड किसके इक्वल होगा? एसिड। तो इक्विवेलेंट मास जो है एसिड के मोलिकुलर मास ओवर बेसिसिटी। ठीक है, अभी बेसिसिटी के बारे में बताऊंगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस जो दैट विल बी मोलिकुलर मास ऑफ बेस, मोलिकुलर मास ऑफ बेस ओवर क्या होएगा? एसिडिटी। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है, तो बात कर रहे हैं कि बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी जो है वो बच्चों एसिड के केस में ली जाती है और एसिडिटी जो है वो बेस के केस में ली जाती है। तो जैसे सपोज करो आपका HCl है, HCl है, तो उसमें से कितने H प्लस आयन जो है डिस्प्लेसेबल है? इस मॉलिक्यूल में कितने H प्लस आयन जो है डिस्प्लेसेबल है? इस एसिड में एक ही H प्लस आयन है जो कि डिस्प्लेसेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? HCl की जो बेसिसिटी है दैट विल बी 1 हो जाएगी। स्टूडेंट H2SO4 में देखो, H2SO4 में कितने H प्लस आयन जो है डिस्प्लेसेबल है? कितने H प्लस आयन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 H है। ठीक है, तो 2 H प्लस आयन ही डिस्प्लेसेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला आ गया बच्चों फास्फोरस एसिड H3PO4। H3PO4 में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बोलो सब बात। H3PO4 में क्या है? H3PO4 में बच्चों आप देख सकते हैं कितने H प्लस आयन डिस्प्लेसेबल है? 3 H प्लस आयन जो है डिस्प्लेसेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। आप सिंपल सी बात है ऐसे भी बोल सकते हो कि HCl में एक ही H है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। H2SO4 में 2 H है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। H3O4 में 3 H है, इसलिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इसके बाद ठीक है, बेसिसिटी जो है एसिड के लिए लेते हैं हम लोग, इसलिए लेते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज बेसिसिटी? इट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द एसिड, कि एक मोलिक्यूल एसिड में जितने H प्लस आयन जो है डिस्प्लेस हो सकते हैं, दैट इज कोड, उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेसिसिटी। तो HCl में एक H है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। H2SO4 में 2 H है, इसलिए बेसिसिटी 2 होगी। इसी तरह से H3PO4 फास्फोरस एसिड में H जो है 3 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3 होगी। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिटी के बारे में कि व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी मैंने बता दिया, बेस के लिए एसिडिटी होती है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल क्या? OH माइनस आयन, जितने OH आयन जो है डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, वो उसकी क्या होगी? एसिडिटी होगी। NaOH का केस देख लो स्टूडेंट, NaOH के केस में कितने OH है? एक है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी? 1 होगी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है? आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितनी है? ये 2 है, 2 OH है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी? 2 होगी। लग रहा है पता सभी को? तो जितने OH होंगे उतनी एसिडिटी होगी, जितने H होंगे जितने H होंगे वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। तो जितने H किसी मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल में यदि एक हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 1 है। यदि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन यदि कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, तो इसलिए बेसिसिटी 2 होगी। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते थे एसिडिटी में NaOH में एक OH है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी? 2 होगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छा, अब हम लोग बात करें स्टूडेंट्स कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, है ना? इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। चलो इक्विवेलेंट मास, जैसे चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ H2SO4 की बात कर रहा हूँ, ये वाली इसके बारे में बात कर रहा हूँ। H2SO4 का हमने क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकाल रहा हूँ मैं किसका? H2SO4 का क्या निकाल रहा हूँ मैं? इक्विवेलेंट मास निकाल रहा हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? कैसे होगा? इक्विवेलेंट मास निकलेगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास कैसे होता है आपको सभी को पता है। इक्विवेलेंट जो मास है दैट विल बी इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास जो है वो किसके इक्वल होगा? अभी बताया ये एसिड के बारे में बात हो रही है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड किसके इक्वल आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड या जो भी है H2SO4, एसिड कौन सा? H2SO4 किसके इक्वल आएगा? इसका मोलिकुलर मास, अभी बताया था आपको। मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर मास आएगा
वो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 98। कैसे होता है, मोलिकुलर मास आ गया, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा, ये आएगा भाई, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन है, प्लस सल्फर कितना है, एक है, इसलिए वन इंटू सल्फर का जो मास होता है वो कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन फोर है, ऑक्सीजन फोर है बच्चों, और ऑक्सीजन का जो मास होता है एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मोलिकुलर मास जो आएगा इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। H2SO4 का जो मोलिकुलर मास होता है वो 98 होता है, ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे थे बच्चों इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होएगा, आपको बताया था मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ओवर एसिडिटी या बेसिसिटी, मोलिकुलर मास ओवर एसिडिटी या बेसिसिटी। अब इसका केस एसिड है तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिसिटी आ जाएगी। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मोलिकुलर मास जो है H2SO4 के कितना आ रहा है 98 आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 98। बेसिसिटी कितनी है इसकी H2SO4 की, कितने H+ आयन जो है आयन डिस्प्लेसेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 H है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसकी बेसिसिटी H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास जो है मोलिकुलर मास ओवर क्या होता है बेसिसिटी के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास जो है मोलिकुलर मास ओवर बेसिसिटी। तो आप देख सकते हैं कि मोलिकुलर मास कितना आ गया इसका, मोलिकुलर मास आ गया 98 और बेसिसिटी कितनी आ गई 2, क्योंकि 2 H है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास बन जाएगा बच्चों कितना बन जाएगा, आप देख सकते हो कि इसका जो कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट मास जो आएगा दैट विल बी कितना आएगा 49 के इक्वल होगा। आई समझ बात, हो गया क्लियर हो गया 49। तो आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास आ गया किसका H2SO4 का इक्विवेलेंट मास जो दैट विल बी कितने के इक्वल आएगा 49 के इक्वल होगा। तो यदि मैं चलो ये मैंने एसिड के बारे में बात कर लिया, सपोज करो मैं बेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, बेस के बारे में करना चाहता हूँ बात, ठीक है। तो बेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, NaOH लेना पड़ेगा ना, NaOH के बारे में बात में NaOH के बारे में बात होगी। तो NaOH के बारे में होगा तो क्या होगा बट बिल ना, NaOH के केस में क्या होगा, NaOH आ गया, NaOH के केस में क्या होगा, NaOH का मोलिकुलर मास इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट मास निकलेगा इसका कितना होगा, सोडियम का कितना होता है, मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, मोलिकुलर मास आ गया, सोडियम 1 है इसलिए, ठीक है। इसका सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है इंटू 1 है, इसलिए क्या होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है और एटॉमिक मास इसका कितना होता है 1, ये आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करके 40। तो आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास जो है कितने किसके इक्वल आएगा, मोलिकुलर मास ओवर कितने OH है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 40। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इक्विवेलेंट मास ऑफ जो NaOH है दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 40 के इक्वल आ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो 40 होता है, पता लग गया यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं जो है दैट इज़ कोल्ड जो आप ये जो आपका इक्विवेलेंट मास जो है आपको सिखा दिया। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, अब ग्राम इक्विवेलेंट जो भाई कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में बात हो रही थी, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होगा। अब जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कोई भी, सपोज करो तुम लोगों का क्वेश्चन में बोला है कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में बात हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर इक्विवेलेंट मास। सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिए है, चलो 20 ग्राम दिए है, क्वेश्चन में बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आएगा 20 ग्राम दिए हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स, हाँ किसके इक्वल आएंगे, कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स। यदि ये 20 ग्राम दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम दिए हुए हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गया तुम लोगों का 20 ग्राम दिए हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना आ गया 20, इक्विवेलेंट मास कितना निकला अभी 40, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/2, इसका मतलब क्या होगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे,
0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो वॉल्यूम आपको पता ही है, फिर अब नॉर्मलिटी आपने निकालनी है, तो नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी भाई? नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम्स मिलीलीटर में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर नॉर्मलिटी निकल जाएगी। तो इस टाइप से अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मलिटी के ऊपर। क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोला गया है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। मतलब ऑक्जेलिक एसिड को वाटर में डाला गया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहा है? 500 मिलीलीटर जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, और हमें क्या निकालनी है? नॉर्मलिटी निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को दे रखे हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों ऐड हुए तो ये बन गया 126। तो हाइड्रेटेड जो ऑक्जेलिक एसिड है, जो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड आ गया और हाइड्रेटेड आ गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेटेड जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो 126 आएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं, आपको पता है कि इसमें नॉर्मलिटी में हमें पता ही है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल होते हैं? सभी को पता है फार्मूला जो है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल है? ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है किसके इक्वल होता है? सभी को पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर इक्विवेलेंट मास होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिए हुए हैं? 3.15 ग्राम दिया है, तो ये तो प्रॉब्लम हमारी वैसे सोल्व होगी कि मास ऑफ सोल्यूट तो निकल गया। हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? तो इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का, तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? बार बार बता चुका हूँ, मोलिकुलर मास ओवर बेसिसिटी। मोलिकुलर मास ओवर क्या होगा? बेसिसिटी। मोलिकुलर मास ओवर क्या होगा? बेसिसिटी। ठीक है, तो मोलिकुलर मास कितना होता है ऑक्जेलिक एसिड का? हमने निकाला अभी 126 निकाला। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि बच्चों एसिड के केस में हम लोग क्या लेते हैं? बेसिसिटी लेते हैं। एसिड के केस में हम लोग क्या लेते हैं? बेसिसिटी लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फार्मूला, जैसे हम लोगों को पता है ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला है COOH और COOH। ये एसिड है क्योंकि इसमें H+ साइन प्रेजेंट है। जो H+ साइन जो है दैट इज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड में कितने जो है डिस्प्लेसेबल H+ साइन है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड में 2 H+ साइन है जो कि डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी? 2 होगी। ऑक्जेलिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है क्योंकि इसमें 2 H+ साइन जो है प्रेजेंट है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी। अब देख सकते हैं आप लोग कि इक्विवेलेंट मास ऑफ जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड किसके इक्वल आ रहा है? आप देख सकते हैं बिल्कुल मोलिकुलर मास आ गया ऑक्जेलिक एसिड का और बेसिसिटी आ गई इसकी 2। मोलिकुलर मास होता है ऑक्जेलिक एसिड का 126 होता है और इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है। तो इक्विवेलेंट जो मास आ गया आप देख सकते हैं कि सोल्व करके ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 63 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास जो है ऑक्जेलिक एसिड का, जो इक्विवेलेंट मास आ रहा है ऑक्जेलिक एसिड का बच्चों कितना आ रहा है? इक्विवेलेंट मास जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का कितना आ रहा है? आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास जो है ऑक्जेलिक एसिड का वो आएगा 63 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को? ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास निकल चुका है और हमें मास दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड का। मास हमें कितना दिया हुआ है? मास हमें दिया है ऑक्जेलिक एसिड का 3.15 ग्राम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। याद है? क्लियर हो गया? तो आपको पता है फार्मूला पता है सभी को, क्या फार्मूला होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो कितना दिया हुआ है आप लोगों को? ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया था आपको? 3.15 ग्राम दिया हुआ है। तो 3.15 ग्राम जो है आ गया, ये ऊपर आ गया 3.15 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास आ गया ऑक्जेलिक एसिड का जो इक्विवेलेंट मास होता है अभी मैंने निकाला, अभी आपको पता है सभी को कि कितना आ रहा है इसका इक्विवेलेंट मास जो दैट विल भी कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 63 आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स?
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, और ये आ गया 1000, ठीक है। तो ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं कि 500 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1000 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 63 जब ये काटेगा तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ रहा है, और यहाँ पे 5 ओवर क्या हो जाएगा, 5/100, क्यों, ये पॉइंट को हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 5 और 2 10 मिला करके 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10/100। तो ये जब ये सोल्व होगा दैट इज़ 0.1 नॉर्मलिटी आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड को 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में डालते हैं, तो उस सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी, उस सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो कितनी होगी, 0.1 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनेगा, या फिर बोल सकते हैं 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स जो है, या फिर 0.1 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन होगा। तो इस स्टूडेंट्स, मैंने ये नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाया। तो आप लोग जो है अब नेक्स्ट जो है मैं पॉलिटेक्निक सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, उसका सिलेबस करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है मैं पीएच के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आप ध्यान से लेक्चर्स को पढ़ें और स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।